दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत हम कालीबंगा सभ्यता को भी पढ़ते हैं और कालीबंगा सभ्यता से है जो दोस्तों लगातार सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा और सारे तथ्य हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सारी जानकारियाँ जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वह सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों नेट, जेआरएफ, आईएएस, यूपीएससी हम बात करते हैं या हम कहें यूपीपीसीएस या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कालीबंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल खोज को लेकर पूछा जाता है। मिलान में आते हैं, खोजकर्ता कौन थे या खोज को लेकर। तो यह जो सभ्यता थी इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1952 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद घोष द्वारा। नाम आता है अमलानंद घोष का 1952 में। इसके अलावा दो अन्य लोग भी इससे जुड़े थे जिनके नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। तो 1961 ईस्वी की बात है दोस्तों। यह थे एक तो बीबी लाल, इसके अलावा बीके थापर। दो नाम मिलते हैं, बीबी लाल और बीके थापर। इनके निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता का जो है व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। इसके अलावा कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? तो खुदाई में मिली काली चूड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में यहाँ से मिली है। और पंजाबी की बात करें हम तो पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ जो होता है वह चूड़ी ही होता है। इसके कारण भी इसका नाम हम कालीबंगा देखते हैं। इसके अलावा कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यह भी पूछा जाता है सवाल, तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, यह कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों एक अन्य सवाल बनता है और अगर हम देखें यहाँ पर तो वह ये किस नदी के किनारे था? तो यह है घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता जो थी वह घग्गर नदी के किनारे थी और प्राचीन में इसी घग्गर नदी का नाम हम देखें तो यह सरस्वती नदी कहलाती थी। यह जिले की बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिला। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। खोजकर्ता 1952 अमलानंद घोष, 1961 बीबी लाल और बीके थापर। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यह तीन नाम होंगे, एक अन्य नाम होगा। तो हमें इन तीनों नामों को याद रखना है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काले रंग की चूड़ियाँ, नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है, जिले की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इस सभ्यता की खोज हुई। और अगर हम देखें तो कालीबंगा जो है स्वतंत्रता के बाद, ये सवाल पूछा जाता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद जिसका उत्खनन कार्य किया गया, तो भारत में इस कालीबंगा का जो नाम है दूसरा नंबर पर आता है। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट पे था रोपड़ जो कि पंजाब में है। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर कालीबंगा सभ्यता का नाम आता है। उसके अलावा और देखते हैं जो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, गुजरात में धोलावीरा। उसके बाद कालीबंगा जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, यानी तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ नाम नोट कीजिएगा। भारत में जो है पहले नंबर पर जो नाम आता है वह आता राखीगढ़ी का, राखीगढ़ी। दूसरा जो नाम आता है वह आता धोलावीरा और तीसरा बड़ा स्थल जो था वह था कालीबंगा। कालीबंगा जो है तीसरा बड़ा स्थल है, कालीबंगा। इम्पोर्टेंट नाम है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है और कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। अब देखते हैं इसके दुर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी इसके दुर्ग और टीले को लेकर जो कि केवल कालीबंगा में ही थी, वह देखते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों जो पश्चिमी टीला था, सभी में हम देखते हैं एक पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला होता था। पश्चिमी टीला जिसे गढ़ी या दुर्ग बोलते थे, इसको गढ़ी या दुर्ग भी बोलते हैं। यह पूर्वी टीला जिसको कि नगर कहा जाता था, इससे यह छोटा था।
पश्चिमी टीला जो था कालीबंगा का, जिसे गढ़ी या दुर्ग कहते हैं, वह पूर्वी टीले से, ये पूर्वी टीला, इससे यह छोटा था। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, डबल स्टार लगा के इसको लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये सवाल है, जिसको कि मतलब जो कि विशेषता केवल कालीबंगा सभ्यता से ही मिली है। तो दुर्ग और नगर जो है, यह दुर्ग और नगर, यह अलग अलग रक्षा प्राचीर, या हम कहें परकोटे से रक्षा प्राचीर, या कहें परकोटा, इससे घिरी थी अलग अलग। ये इसी की विशेषता, अलग अलग रक्षा प्राचीर से कौन सी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, तो वह है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों इस जो पश्चिमी टीला है, इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, कालीबंगा फर्स्ट, और जो पूर्वी टीला है इसको जो नाम दिया गया वह था कालीबंगा 2, कालीबंगा सेकंड, कालीबंगा फर्स्ट, कालीबंगा सेकंड, यह इन दोनों टीलों को नाम दिया गया। हमने इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखी, जहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अलग अलग रक्षा प्राचीर से यह घिरा था। अब जो है हम इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई, क्या क्या इस सभ्यता की विशेषताएं रही थी, जहाँ से निरंतर सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है जुता हुआ खेत। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यह एक दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है कई बार कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, और यह प्राक हड़प्पा कालीन है। यह प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हम देखें दोस्तों तो यह जैसे एक खेत है, जैसे ये दूर दूर रेखाएं, यहाँ पर ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया गया था, यानी यह जो रेखाएं थी, कुछ यहाँ जो एक तरफा जो रेखाएं थी वो चौड़ी थी, और कुछ सकड़ी यानी नज़दीक में यहाँ रेखाएं खींची गई थी, एक दूसरे को यह समकोण पे काटती थी खेत में। तो एक साथ दो फसलों के उगाए जाने का यहाँ साक्ष्य प्राप्त होता है। तो दो फसलें कौन सी थी, तो वह दो फसलें थी दोस्तों, सरसों और चना। पूछा जाता है यह दो फसलें कौन सी थी, तो यह सरसों और चना थी। तो जो नज़दीक रेखाएं हम देखते हैं, तो इन नज़दीक रेखाओं में इनमें चना बोया जाता था, और जो दूर रेखाएं थी उसमें दूर जो था क्यारियाँ हम कहें, तो इन पे जो है सरसों बोया जाता था। तो दोस्तों यह विशेषता इंपॉर्टेंट है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पे रेखाएं काटती थी, दूर सरसों बोया जाता था, नज़दीक में यहाँ पर जैसे नज़दीक है तो यहाँ पर जो है चना लगाया जाता, दूर जो है सरसों बोया जाता था। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 7 अग्निकुंड के अग्निकुंड इम्पोर्टेंट सवाल है। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वह कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहीं पर कालीबंगा सभ्यता में अगर हम देखें तो एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, यानी एक बच्चे की खोपड़ी, जिसमें कि दोस्तों 6 छेद हैं। इस बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद हैं। इसके कारण हमें यहाँ से ध्यान पड़ता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमको इसकी जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा, यानी इस बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद के आधार पर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, मतलब शल्य चिकित्सा रही होगी, इसके साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में ही जो है वह अलंकृत ईंटों का प्रयोग होता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था, तो कालीबंगा सभ्यता में होता था। और तो और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का एक फर्श जो था उसमें पूरे हड़प्पा काल में अगर हम देखें तो एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, जुता हुआ खेत, इन तीनों को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। सरसों और चना दो जो है इन खेतों में नज़दीक और दूर बोई जाती थी। इसके अलावा और अगर हम देखें तो यह जो कालीबंगा सभ्यता को हमने देखा था कि दुर्ग और प्राचीर अलग अलग
रक्षा प्राचीर से, जो दुर्ग और नगर क्षेत्र था, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। तो दोस्तों इसमें अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों पे ही इन दीवारों पे मिट्टी का लेप किया जाता था, यानी दोनों साइड में मिट्टी का लेप था। यह सुरक्षा प्राचीर जो होती थी कच्ची ईंटों की बनी होती थी, और मकानों में अगर हम बात करें तो भवनों के निर्माण में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा को कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण ही दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, यानी इसका एक अन्य नाम आता है दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती ये भी पूछा गया का दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को ही दीनहीन बस्ती कहा गया है। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इसकी विशेषता। और अगर हम देखें विशेषताएं तो यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट लकड़ी की नाली। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केवल यह जो साक्ष्य मिलते हैं, केवल इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिखिएगा, केवल कालीबंगा से ही लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं। और 20 बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया है कि लकड़ी के नाली के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ से एक मृण पट्टिका, मृण पट्टिका या हम कहें तो मिट्टी की पट्टिका, यह मिट्टी की पट्टिका मिली है यहाँ से एक, जिसको अगर हम देखें तो एक तरफ इसमें सींग युक्त देवता बने हुए हैं, सींग युक्त देवता, सींग युक्त देवता, एक और इस मिट्टी की पट्टिका के सींग युक्त देवता है। और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ ये इम्पोर्टेंट विशेषता, इसकी दूसरी तरफ एक मानव का चित्र है, मानव की आकृति है, एक मानव की आकृति है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक मानव है, यानी एक व्यक्ति है जो कि एक बकरी लेकर जा रहा है, मानव बकरी लेकर जा रहा है। यानी ये महत्वपूर्ण एक जो मिट्टी की मृण पट्टिका मिली है जिसमें सींग युक्त देवता, और एक तरफ तो सींग युक्त देवता का चित्र है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मानव का चित्र है जो कि एक बकरी को लेकर जा रहा है। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। और महत्वपूर्ण विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ से जो है ऊँट की हड्डियाँ मिली है, ऊँट की हड्डियाँ। यह सवाल भी दोस्तों कई बार पूछा गया है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ऊँट की हड्डियाँ किस स्थल से मिली है, तो यह कालीबंगा से मिली है। यहीं से जो है दोस्तों एक पिंजरे में पक्षी, दूध पिलाने वाली बोतलें, पिंजरे में पक्षी, दूध पिलाने वाली बोतलें, इनके जो है टेराकोटा मॉडल, इनके टेराकोटा मॉडल, यह भी जो है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा था इम्पोर्टेंट लकड़ी की नाली है, और वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर के भी साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य पूछा जाता है कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। जुते हुए खेत हमने देख ही लिया कि जुते हुए खेत जो है इसके अवशेष मिले हैं, और जो कि विश्व के प्राचीनतम हम कहें तो साक्ष्य है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में कालीबंगा, जो यहाँ जुते हुआ क्षेत्र जो है, जो खेत हमने देखा, उसके लिए एक नाम आता है संस्कृत में बहुधान्यदायक। बहुधान्यदायक यह एक संस्कृत शब्द है, तो यह संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख है इस शब्द का, बहुधान्यक क्षेत्र, धान्यदायक क्षेत्र। अगर आकार की बात करें, आकार जो था दोस्तों इसका समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार, यह इसका आकार था, जिसमें कि हम देखें तो विशिष्ट लोगों के लिए निवास हेतु और निम्न लोगों के निवास के लिए अलग अलग यहाँ मकान बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ से एक वृषभ, यहाँ से एक बेल या हम कहें वृषभ, इसका भी एक मॉडल या हम कहें मूर्ति मिली है। और यह मूर्ति इतनी अलग विशेषता रखती है दोस्तों कि इसका जो सिर है वह धड़ से अलग किया जा सकता है और उसे वापस भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। इसके अलावा
सिंध, ये जो हम कहें तो छेद किए हुए किवाड़, छेद किए हुए किवाड़ या हम कहें दरवाजे, यह भी जो है कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ और अगर हम देखें तो शंख, टेराकोटा और सेल खड़ी, शंख, टेराकोटा और सेल खड़ी जो है इनसे बनी कई सारी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इनसे बनी कई सारी यहाँ से चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। और इससे हमें यह मालूम चलता है कि यहाँ पर जो है चूड़ी निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र या चूड़ी निर्माण का कार्य यहाँ पर होता होगा। इसके अलावा कालीबंगा में और अगर हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है दोस्तों, यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। अगर बात करें सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं मातृ देवी की उपासना की जाती थी, उनकी मूर्तियाँ कई जगह से मिली है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। बच्चे की खोपड़ी हमने देखा था, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, उसमें खोपड़ी में जो है 6 छेद थे। अब शवों की अंत्येष्टि के बारे में बात करें तो जो शव होते थे उनकी अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती थी, तो शवों की अंत्येष्टि जो है उसकी 3 विधियाँ थी दोस्तों, 3 प्रकार से की जाती थी, जिसमें एक था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा अगर हम देखें तो आंशिक समाधिकरण, पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा देखते हैं ये दूसरा और तीसरा है दाह संस्कार। 3 प्रकार की विधियां यहाँ शव को अंत्येष्टि को लेकर थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक युग्म शवदान भी मिला है। कालीबंगा सभ्यता में ही एक युग्म शवदान, एक युग्म शवदान कालीबंगा सभ्यता से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अन्य तथ्य है भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कि विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो यह कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। यानी विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, वह मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। और दोस्तों यह कहा जाता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा तीनों की जो है नगर योजना एक जैसी ही थी। कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं जो यहाँ से मिली है, तो पत्थर का एक आधार का लिंग यहाँ से मिला है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो हाथी दांत, हाथी दांत से बनी कंघी, हाथी दांत की कंघी यहाँ से मिली है। और अन्य प्राप्तियों में देखें तो एक कांस्य दर्पण मिला है। इसके अलावा पैर से चलने वाली एक चक्की मिली है, पैर चलित चक्की, पैर चलित चक्की। इसके अलावा और अगर हम देखें तो ऊँट की हड्डियाँ हमने देखा था, ऊँट की हड्डियाँ ये पूछा गया कई बार। हाथी दांत की चूड़ियाँ, पत्थर का एक आधार वाला लिंग, कांस्य दर्पण, पैर चलित जो है चक्की, इसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ। और एक दोस्तों मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें चलती थी, वह यहाँ से मिली है। इससे पता चलता है कि व्यापार मेसोपोटामिया तक था। बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहर मिली है। पूरा का पूरा यहाँ से हाथीदांत मिला है, पूरा हाथीदांत इस सभ्यता से प्राप्त होता है। इसके अलावा खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है। इसके अलावा ठोस पहिए, उसके जो खिलौना गाड़ी है उसके ठोस पहिए यहाँ से उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशु बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशु बलि के साक्ष्य, पूरा हाथी का दांत, खिलौना गाड़ी, ठोस पहिए, पशु बलि के साक्ष्य। इसके अलावा और अगर हम देखें तो आयताकार मानव की कई सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। पंख फैलाए हुए बुगले की प्रतिमा यहाँ से मिली है, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा यहाँ से मिली है। इसके अलावा एक आक्रामक मुद्रा में एक बैल की आकृति मिली है, आक्रामक मुद्रा में
यानी आक्रामक पोजीशन में बेल वृषभ। आक्रामक मुद्रा जो है, मुद्रा में बेल की जो है यहाँ से एक कांसे की मूर्ति मिली है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिली है, जिसमें जो कि हमने देखा हाथीदांत के कंघी, कांस्य दर्पण इत्यादि। इसमें ऊँट की हड्डियाँ महत्वपूर्ण है बहुत ही। पशु बलि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पैर से चलित यहाँ से चक्की मिलती है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कालीबंगा के विनाश की बात करें तो कालीबंगा के विनाश की अगर हम बात करें तो इसमें जो है घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का संभवतः विनाश हुआ, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, जिसमें कि हमने कालीबंगा सभ्यता की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी। जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है वह सारे तथ्य देखे। तो दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।